भैया अभी अभी इंटरव्यू देकर आया है और साथ में इनके मम्मी पापा भी है। तो ऐसा लगता है कि भैया ने अपने मम्मी पापा को यहाँ पर आईएएस इंटरव्यू देकर प्राउड फील कर दिया। तो आइए जानते हैं इनसे कि कैसा लगा इस बार आईएएस इंटरव्यू देकर और क्या एक्सपीरियंस है भैया का। तो भैया सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब। थैंक यू आज़ाद भाई, थैंक यू। तो आप पहले तो अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा नाम शुभम सुरेश पवार है। मैं महाराष्ट्र के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और इस साल अभी इंटरव्यू दिया है। अब देखते हैं अच्छा हो। ओके, तो इंटरव्यू कैसा रहा, किस तरीके से सवाल आपसे पूछे, इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा था। मैं कहूँगा कि जितना बाहर चलता है मॉक में उससे तो बहुत अच्छा हुआ था। और स्टाफ से लेके मतलब एंट्री से लेके एग्जिट तक बहुत कॉर्डियल लोग होते हैं। सारा स्टाफ मेंबर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले जो भी हो, बहुत अच्छा होता है। जो चेयरमैन होते हैं वो भी बहुत कॉर्डियल होते हैं। मतलब जो बाहर फैलाया जाता है कि बहुत डर का माहौल, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम कॉन्फिडेंट है तो सब अच्छा ही होगा। जैसे कि मॉक इंटरव्यू में भी होता है कि बहुत ही ग्रिल किया जाता है और अटपटे सा सवाल पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, रियल इंटरव्यू में तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो मैं नहीं आता है ऐसे बोल देता था, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट कुछ मॉक्स में ओवर एक्सेसिव फैक्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उससे उतना फैक्ट बेस अभी याद नहीं होता, क्योंकि मेंस के बाद इतना टाइम होता है और इतने कम टाइम में हमें प्रिपेयर करना होता है। तो मेरा इंटरव्यू का मैं बताऊँ तो करंट अफेयर प्लस मेरा बैकग्राउंड ये सारा मिक्स था। तो करंट अफेयर मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर होता है, क्योंकि जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में सीधा उन्हीं से एक आध बोर्ड मेंबर सीधा कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है और उसी पे उनका टाइम खत्म हो जाता है। मतलब 5 से 6 मिनट हम न्यूज़पेपर बेस पे ही हमारा जो कन्वर्सेशन अच्छे से चल सकता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड का था, उन्हें मोदी जी की विजिट थी कलपक्कम में, तो उनको वही पूछा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट क्या है, इंडिया के क्या एम्बिशन है, एनर्जी सिक्योरिटी। तो जो न्यूज़पेपर में आता है वो बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग लगता है अगर उस तरफ अगर हमारा इंटरव्यू का इन्वायरमेंट शिफ्ट होता है तो। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? क्योंकि यूपीएससी वन तो पहुँचने में कई को मतलब 4-5 साल भी लग जाते हैं, बहुत ऐसे भी होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आ जाते हैं। आपका कौन सा attempt? इनिशियल मेरे अटेम्प्ट्स में थोड़ा सी सेट में इशू रहा था। ये मेरा सेकंड मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू, और ओवरऑल मेरा 5th अटेम्प्ट था। ऑप्शनल क्या था? मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल था। ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था और सेकंड अटेम्प्ट था, है ना? सेकंड बहुत मेंस था। सेकंड मेंस था। बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट है आपके लिए, है ना? अभी तो अच्छा ही हो, यही कामना है हमारी। तो तैयारी, इस जर्नी मतलब ये जो जर्नी है ये कब से शुरू हुई थी आपकी? ये मेरा 2019 से जब ग्रेजुएशन फिनिश हुआ उसके बाद से ही। फर्स्ट ईयर तो बहुत कैजुअली दिया था, और मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप पहला अटेम्प्ट एज अ बस एक देने के लिए मत दीजिए, फुल फ्लेज तैयारी करिए। 1-1.5 साल लगता है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद निकलते हैं, हमें दिया जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ गोल्डन अटेम्प्ट, बट हम बस प्री का सोचते हैं। तो प्री के बाद जो मेंस होता है वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसकी तैयारी में टाइम लगता है। तो आप हड़बड़ी में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट मत दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि 6 अटेम्प्ट है, बहुत है, हमारे पास टाइम है, बट अटेम्प्ट सब्सिक्वेंटली बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रोसेस 1 साल का है, तो बहुत जल्दी से चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो आप पहले 1 से 1.5 साल अपना मेंस रेडी करिए। अगर प्री देने के पहले अगर आपको लग रहा है कि मेरा मेंस रेडी नहीं है तो आप मत दीजिए, क्योंकि वो जो 90 डेज़ का पीरियड होता है उसमें नहीं हो पाता है। ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मेरा, क्योंकि ऑप्शनल पूरे 2 सब्जेक्ट हमें करने हैं। जीएस करना है, एसए, एथिक्स, आंसर राइटिंग करनी है, कंपलसरी लैंग्वेज करना है। तो उस छोटे पीरियड में ये सारी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन है, कुछ कुछ कर लेते हैं, बट एक जनरल कैंडिडेट जो आते हैं उन्हें इन सब चीज़ों का पता नहीं होता, तो टाइम लगता है। मतलब टाइम, पेशेंस रखेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और तब अटेम्प्ट देने जाइए, तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में। तो यही मेरा सजेशन है। बात करें कोचिंग की, तो शुरुआत में जैसे देखा जाता है कि कोई भी एक्सपीरियंस कोचिंग लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, आपने भी कोचिंग लिया था? हाँ, स्टार्टिंग में गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं हमें चीज़ें पता नहीं होती, जैसे एसए कैसे अप्रोच करना है, एथिक्स कैसे लिखना है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि बहुत सारे मेंटर मिले, मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे गाइड किया। और गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक राइट ट्रैक पता चलता है। जैसे कि अभी हमने 2-4 साल इन्वेस्ट किए हैं, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है उसे हम अच्छे से बता पाएंगे कि तुम ये गलतियाँ मत करना, ये चीज़ें अच्छे से करना। तो गाइडेंस तो पैरामाउंट है। नहीं तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने किया था, आर्ट एंड कल्चर 3 महीने पढ़ी थी, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं कि इसका इतना वेटेज नहीं है। तो ये जो लैक ऑफ गाइडेंस से टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है हमारा। लेकिन बहुत लोग तो कोचिंग की बुराई भी करते हैं कि कोचिंग वाले बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर लूटते हैं स्टूडेंट्स को, है ना?
तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लूटना ऐसा तो गलत वर्ड हो जाएगा, हमें गाइडेंस मिलना चाहिए अच्छे से। और मैं यही कहूँगा कि एक जैसे 100% अगर है हमारा सक्सेस में, तो 30-50% कोचिंग तैयारी में कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, जैसे आंसर राइटिंग होती है, हम जो लिखते हैं मेंस का, तो उसका तो इवैल्यूएशन हमें कोई अच्छा मेंटर ही कर सकता है ना। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग ख़राब है, आपका आप कितना उससे लेते हो। जैसे 90:10 का अगर रेशो है, तो आप 10% उनसे लीजिए, 90% तो आपके एफर्ट है, क्योंकि बेस्ट टू बेस्ट टीचर आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। बस वो विल पावर होना चाहिए और वो एक आग होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है इसको। सिर्फ अगर आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो या फिर PYQ भी सॉल्व कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमें क्यों करना है, उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अगर आया है तो इससे कैसे चीज़ें हम लिंक कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं भी यूट्यूब के ऊपर गाइडेंस करता हूँ, मेरा अर्जुन IAS नाम से चैनल है, तो वहाँ पे मैं यही चीज़ें बताता हूँ कि कोचिंग भी है क्या अर्जुन IAS कोचिंग के नहीं नाम? है, मैं एक मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ उस पर, जो मेरी लर्निंग है, मेरे जो एक्सपीरियंस थे, कहाँ मेरी गलतियाँ हुई और जिससे आपको सीखना चाहिए। क्योंकि देखो अटेम्प्ट बहुत कम है, हर अटेम्प्ट में एक गलती करेंगे तो 5-6 अटेम्प्ट ऐसे निकल जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि दूसरे के जो गलतियाँ हुई उससे सीख लो, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा था क्या कि नाम बताया आपने चैनल का? मेरे चैनल का नाम है अर्जुन IAS, ये टेलीग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, अराउंड 26,000 स्टूडेंट वहाँ पे है, और यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हो अर्जुन IAS नाम से। वहाँ पे आपको एक वे मिलेगा कि कैसे मैंने स्ट्रैटेजाइज किया था PYQ से। इसमें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मतलब गाइडेंस प्रोवाइड की हुई है। इसमें बेसिकली मेरा जो अप्रोच होता है जो सोल है हमारा प्रिपरेशन का, PYQ। तो जैसे 22 का पेपर है, 23 का पेपर है, मेंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं वही इंटरलिंक आपको वहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कैसे एक ऑप्शन से दूसरा क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं अगर बताऊँ 2022 में एक क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, तो उसमें एक ऑप्शन था महशीर, गोल्डन महशीर। अब देखिए अगर हम देखते तो इतने नाम हमें याद नहीं होते, बट अब 2019 प्री का क्वेश्चन अगर ओपन करेंगे तो वहाँ पे 3 मैच द पेयर थे, उनमें एक था ब्लू फिन महशीर जो कि एक फिश है। तो आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे एक ऑप्शन में फिश है और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा बर्ड नहीं है। तो अगर आपने 19 का पेपर इस वे से किया है तो ये जो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये आप इजीली सॉल्व कर जाओगे। तो ये मैं वहाँ पे इंटरलिंकेजेस आपको देता हूँ। 2023 का प्रीलिम्स काफ़ी टफ था, उसके बावजूद भी आपने क्रैक किया है ना, तो क्या रणनीति थी आपकी? और CSET के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो हर साल टफ? पहले GS का मैं बताऊँगा। GS के बारे में क्या स्टार्ट, देखिए पेपर टफ था मैं मानता हूँ, बट उस हिसाब से कट ऑफ भी कम गया होगा हमारा, मुझे लगता है 85 कुछ गया होगा GS का। इसमें देखिए जो ओनली 1 पेयर 2 पेयर वाला जो ट्रेलर है UPSC ने हमें 2022 में दिखाया था, बट 23 में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। बट इससे हमें अभी डरना नहीं है, क्योंकि देखो अगर 24 में भी ऐसा कुछ आता है या नहीं भी आता है तो ये हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर 85 कट ऑफ जा रहा है तो हम 100 मार्क्स के लिए टारगेट रखते हैं कि हाँ मुझे 100 लाना है, तो उस तरीके से आपको स्ट्रैटेजाइज। की बार CSET में आपको कोई दिक्कत नहीं है? CSET में पहले इनिशियल अटेम्प्ट में तो आई थी, क्योंकि वो थोड़ा कैजुअलनेस से भी था कि हाँ क्वालिफाइंग हो जाएगा, बट 22 और 23 में थोड़ा और अच्छे से किया तो CSET हो गया था, मतलब टफ था वो तो। प्रीलिम्स को देखते हुए अभी जैसे कि 2024 के प्रीलिम्स के लिए अभी 2-2.5 महीने ये रह गया है, तो क्या लगता है इस बार भी पैटर्न चेंज हो सकता है, या फिर उस हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए इस बार 2024 में? देखिए इससे रिलेटेड मैं मल्टीपल टाइम्स मेरे चैनल पे भी बताता हूँ कि मैं 3 चीज़ें हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूँ प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इनिशियल अटेम्प्ट में अल्दो मेरा CSET नहीं हुआ था, बट मेरे GS में 110 के करीब ही मार्क्स आते थे। तो इसमें देखिए सबसे पहला थंब रूल है, स्टैटिक इज़ द किंग मेकर। अभी देखिए मार्केट फ्लड हो जाएगा, करंट अफेयर, ये मैगजीन वो मैगजीन, बच्चे क्या करेंगे 3-3 मैगजीन उठा के ले आएंगे और करेंगे। मेरा सिंपल मंत्र है, स्टैटिक इज़ द किंग मेकर। क्यों? 80 क्वेश्चन अगर हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी से आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से आ रहे हैं, तो यार 20 क्वेश्चन में से अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है तो 10 तो सही कर लोगे, बट ये जो 80 का चंक है इसमें आपको अच्छा देना है अपना, जैसे हिस्ट्री से गलत ना हो, पॉलिटी से गलत ना हो। और जो मेन है दूसरा मंत्र है वो है सिली मिस्टेक अगर आप कर रहे हो। सिली मिस्टेक किसे कहते हैं? जो क्वेश्चन ईजी है वो आप गलत कर रहे हो। जैसे 2020 में के प्री में क्वेश्चन था कि ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है, उसका रोल है इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया है तो आप तो गलत जा रहे हो ना यहाँ पे, क्योंकि बेसिक ईजी क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है और 6 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। तो अगर आप ईजी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो इसके ऊपर आपको वर्क करना है। और तीसरा है CSAT, ठीक है, स्टैटिक, सिली मिस्टेक कम करनी है, और CSAT के लिए तो देखिए आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। आजकल CSAT भी एक कॉम्प्रहेंशन टाइप हो रहा है कि वो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें कि इट कैन बी पॉसिबल, ये नंबर आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। पैसेजेस भी थोड़े डिफिकल्ट हो रहे हैं। 23 का रिलेटिवली पैसेजेस बहुत ईजी थे। नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इससे 20+ क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब देखिए 50 क्वेश्चन अगर हमारे मैथ्स वाले आ रहे हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन ये 2 टॉपिक आ रहे हैं। तो ये आप फिगर आउट करिए। जो ईजी क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज, एवरेजेस,
उनके क्वेश्चन गलत ना हो। इनिशियली मेरे वो गलत हो जाते थे, बट इस टाइम पे मैंने ये फोकस किया था कि इजी क्वेश्चन गलत ना हो, टफ क्वेश्चन गलत हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक 3 चीज़ें जैसे कि स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो मॉक टेस्ट के लिए क्या करें और कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट में अभी कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है सेफ जोन में। देखो, मेरा पर्सनल है कि मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाता हूँ। मेरा जो मंत्रा होता है वो जो यूपीएससी के अदर एग्जाम है, जैसे कि सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, ये सारे क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन हमारे सिविल सर्विस के लिए रिलेवेंट है, मैं वो करता हूँ और वही मैं सबको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप क्वेश्चन इंटरलिंकेज देखोगे तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। सीएसई 2021 का पेपर हुआ था सितंबर में, और उसके जस्ट 1 महीने पहले हुआ था ईपीएफओ का पेपर। तो 2021 में एक क्वेश्चन था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के ऊपर। तो उसी क्वेश्चन को अगर आप ईपीएफओ 2021 में देखोगे ना, बस वही क्वेश्चन है, ऑप्शन है, बस उसको इंटरचेंज करके यहाँ पे पूछ लिया है। तो ये ब्यूटी होती है पीवाईक्यूज़ की। मैं मॉक टेस्ट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट बहुत सारा क्या होता है, मोरल डाउन हो जाता है, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बट जो एलिमिनेशन हम कहते हैं, कॉमन सेंस, एलिमिनेशन, क्वेश्चन पैटर्न सेट करना, ये आपको पीवाईक्यू जो है दूसरे एग्जाम के, ये हेल्प करेंगे। अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है सीएसई 2023 का ही देखिए। एक सरफाइसी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, किसी ने नहीं पढ़ा था, बट उसका एक ऑप्शन था, उसमें वो कहते कि सरफाइसी से जो प्रॉफिट या फिर डिविडेंड मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप 2022 में जाओगे तो एक क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड वाला, उसमें भी थर्ड स्टेटमेंट था कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे टैक्स नहीं लगेगा। अब आप सोचिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे अगर टैक्स नहीं लगेगा, अगर 20% टैक्स लग रहा है, तो हर बंदा उसी में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि 20%, अगर मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ तो 20 लाख वहीं से चला जाएगा, तो हर कोई वहीं लगाता पैसे। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को टैक्स फ्री करती है तो गवर्नमेंट का लॉस होता है, तो ये कॉमन सेंस है। और अगर इतना बड़ा कोई स्टेप ले रहा है तो कितने ज़्यादा आर्टिकल इस पर लिखे जाते हैं, और गवर्नमेंट को बोला भी जाता है कि ये तो आप जो पूंजीपति है उनको फेवर कर रहे हो, क्योंकि जो हमारे कॉमन मिडल मैन है वो इतना पैसा तो नहीं लगा पाते। इस अप्रोच पे अगर आपने उस क्वेश्चन को देखा होता 2022 का, और उसी अप्रोच में 2023 का, भले ही उसका सब्सटेंस अलग है, बट जो क्रक्स है कि नॉन टैक्सेबल है, तो ये जो आपको हिंट है ना, ये पीवाईक्यूज़ बताता है। तो ये मंत्रा है जो मैं फॉलो करता हूँ, और मेरे चैनल के थ्रू भी मैं सबको बताता रहता हूँ ये सब चीज़ें। चलिए, सर ने बहुत कुछ मतलब बता दिया स्टडी से रिलेटेड भी। चलिए, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू आज़ाद भाई।